हेलो दोस्तों, एमपी की पॉलिटी में कल हम लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। कल हमने पंचायती राज व्यवस्था में उसके विकास क्रम को, उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को समझा था। और हम लोग उस विकास क्रम उस विकास क्रम में चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति तक पहुंच चुके थे। हम लोगों ने ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में क्या क्या घटनाएं हुई या क्या क्या चीज़ें हुई जिस वजह से पंचायती राज का विकास हुआ, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं उनको। तो हम लोग ने देखा था कल तक कि 1977 में एक मंत्री परिषद समिति बनती है। वो मंत्री परिषद समिति ये सिफारिश करती है कि पंचायतों को और जनपद पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जाए या अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो। अब ये सिफारिशें होती है, कल हम लोग यहीं तक पढ़ पाए थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि उसके आगे क्या चीज़ें होती है और ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि 1977 के बाद में क्या होता है, वो मंत्री परिषद समिति जो बनती है उसकी सिफारिशों का क्या होता है और ये घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ता है। तो देखते हैं कि पंचायत राज अधिनियम में क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि 1981 का जो जब टाइम आता है तो 1981 के टाइम पे एक अध्यादेश आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 आता है। ये खैर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर फिर भी एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये मैंने डाला है। उसी के बाद में उसके बाद में क्या होता है, 1990 में जो मंत्री परिषद समिति बनती है 77 में, उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए या उस सिफारिश पर अमल करने के लिए 1990 में पंचायत अधिनियम लागू होता है और उसमें इन सिफारिशों को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली चालू होती है। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है वो सबसे पहले 1985 में चालू हुई थी। तो ये फैक्ट याद रखने वाला है, आप इसको याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत प्रणाली सबसे पहले कब चालू हुई, तो अक्टूबर 1985 में चालू हुई। इसके तहत फिर अगली बात ये होती है कि 1990 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू हो जाता है, जिसका अमेंडमेंट होता है 1993 में। अब 1993 में अमेंडमेंट कब होता है, क्यों होता है, वो इसलिए होता है 1993 में अमेंडमेंट क्योंकि 1972 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन संसद में लागू होता है, पारित होता है भारतीय संसद में, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो उस संसद की मतलब उस संशोधन की या उस जो संविधान संशोधन होता है 73वें संविधान संशोधन, उसकी कुछ बातों को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम 1990 का रहता है उसमें संशोधन 1993 में किया जाता है। और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है और इस तरीके से मध्य प्रदेश में फाइनली आज के स्वरूप में जो पंचायती राज हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय, वो आता है 1993 में। तो एक बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पहले 1990 में आया और उसमें संशोधन हुआ 1993 में। 1993 में संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि 1992 का जो था संशोधन, जो केंद्र में हुआ था, जो पूरे देश के लिए था, उसकी कुछ बातों को शामिल करने के लिए 1990 के 90 के अधिनियम में 1993 में संशोधन किया गया। तो ये हमारा पूरा विकास क्रम या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू होता है या आता है। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ये जो तीन स्तर पे होती है, जो तीन स्तरीय प्रणाली है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि मतलब कितनी आबादी होना चाहिए, कितने वार्ड होंगे और क्या मतदान की क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें देखेंगे। अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच, सबके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखते हैं सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत के बारे में अब देखिए, ग्राम पंचायत जो होगी उसमें ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे, जो आबादी होगी, वो सॉरी सदस्य नहीं, आबादी जो होगी वो 1,000 होगी। तो ग्राम पंचायत कब होगी, जिस जगह पे 1,000 की आबादी हो जाए वहाँ ग्राम पंचायत होगी। अगर मान लीजिए किसी गांव की आबादी 1,000 नहीं है तो वहाँ पर दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर एक पंचायत होगी। उसी तरीके से मतदान में देखेंगे कि मतदान कौन कर सकता है इस प्रक्रिया में या इसमें इस स्तर पर, पंचायत के स्तर पर। तो पंचायत के स्तर पे वह व्यक्ति मतदान कर पाएगा जो एक तो ग्राम सभा का सदस्य हो। अभी देखेंगे ग्राम सभा क्या है। और सदस्य जो होंगे वो पंचों का और सरपंचों का चुनाव करेंगे डायरेक्ट।
प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता, सॉरी डायरेक्ट इलेक्शन होता है पंचों का और सरपंचों का। डायरेक्ट से मतलब है कि आप सीधा जाके सरपंच को भी वोट करते हैं और पंचों के लिए भी वोट करते हैं। दूसरी बात, इसमें वार्डों की संख्या जो होती है वो होती है 10 से 20 इसमें वार्ड होते हैं। इसमें एक और बात ये आती है कि जब बैठक होती है ग्राम पंचायत की, तो वो बैठक को कौन बुलाता है? तो सबसे पहले बैठक को सरपंच बुलाता है। उसके बाद में एक माह मतलब ये बैठक जो है माह में न्यूनतम एक बार ये बैठक होना चाहिए, एक महीने में एक बार कम से कम ये बैठक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सरपंच बनता है तो वो ऑटोमेटिकली या सरपंच बनने के साथ ही वो दो समितियां होती है ग्राम में, जो ग्राम के विकास में योगदान देती है। वो है, एक है आपकी ग्राम विकास समिति और एक है आपकी ग्राम निर्माण समिति। ये इस तरीके की दो समितियां होती है। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इन समितियों के काम क्या होंगे। ग्राम निर्माण मतलब गांव में कुछ निर्माण काम, और ग्राम विकास का मतलब भी वही है कि जैसे मान लीजिए पेयजल की व्यवस्था करना है या कोई दूसरे विकास कार्य करना है, रोड सड़क पुल इस तरीके के। तो ये इस तरीके की समिति का जो अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष, पदेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पद पर है तो उस पद पर, उस पद के होने की वजह से वो उस समिति का या उस जगह का सदस्य अध्यक्ष है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि सरपंच जो है वो इन दोनों समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। इस तरीके से इसमें एक अधिकारी होता है जिसको हम सचिव कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है उस अधिकारी को सचिव कहा जाता है। अब आते हैं अपन लोग ग्राम सभा के बारे में, देखते हैं ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा कुछ नहीं है। ग्राम सभा दरअसल वही है जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा सभी वयस्क सदस्य होते हैं। मतलब एक ग्राम पंचायत में जितने भी वयस्क होंगे जो वोट दे सकते हैं वो उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा वही होती है, मतलब वयस्कों की सभा। किसी ग्राम पंचायत में जो वोटर होते हैं या वोट देने वाले लोग होते हैं, उन लोगों की जो सभा होती है वो ग्राम सभा कहलाती है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि ग्राम सभा की बैठक जो है, ग्राम सभा की बैठक, स्थान और वक्त, टाइम सब जो है वो सरपंच द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहली बार जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो वो निर्धारित करता है उसका टाइम वक्त सरपंच द्वारा। पूछा जा सकता है सवाल कि ग्राम सभा की पहली बैठक कौन बुलाता है? तो पहली बैठक सरपंच बुलाता है और बात की सभी बैठक और स्थान जो है वो ग्राम सभा द्वारा, मतलब ग्राम सभा अपने आप तय करती है। मतलब जैसे एक बैठक हुई उसके बाद में वो उसी में डिसाइड कर लिया जाएगा कि अगली बैठक कब होगी। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलते रहती है। इसी के बारे में देखें तो जो अधिनियम है, उस अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा के कार्यों का उल्लेख किया गया है और उसमें कार्यों के बारे में बताया गया है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्य सौंपे गए हैं। अब उसमें से कुछ कार्य मैंने लिख के दिया है, वैसे कार्य उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप याद रखिएगा। एक तो स्वच्छता का काम करेगी, दूसरा सफाई का, तीसरा कुओं तालाबों सड़क पुल, पशुओं के लिए पानी की जरूरत, जल स्रोत, शौचालय, सार्वजनिक भवन, प्रौढ़ शिक्षा, अतिक्रमण हटाना, पार्क, मनोरंजन आदि। ये सब जो कार्य है ये ग्राम पंचायत करेगी गांव में। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे जनपद की ओर, जनपद पंचायत की ओर। देखेंगे जनपद पंचायत क्या होता है। तो जनपद पंचायत जो है वो विकासखंड स्तर पर होता है। इसको मध्य स्तर भी कहते हैं। जो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विकासखंड स्तर पर जो पंचायत की व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, तो वो जनपद होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यांतर व्यवस्था क्या है, तो इसलिए आप ये सारे नाम याद रखेंगे और बहुत सिंपल भी है, कुछ ऐसा अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाते हैं। तो इनकी संख्या की अगर बात करेंगे तो जनपद की संख्या जो है एमपी में 313 है। जनपदों की संख्या 313 है। कुल जनपद जो है एमपी में 313 है। वार्डों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें 10 से 25 वार्ड होते हैं। अब आबादी की बात करेंगे इसमें, तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा इसमें क्या है। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि इसकी आबादी जो है 5,000 से 50,000 के बीच होगी। अब देखते हैं कि यहाँ लिखा क्या है कि 5,000 के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और 50,000 से कम होने पर 10 निर्वाचन क्षेत्र, किंतु 25 से अधिक नहीं होंगे। मतलब ये है कि अगर किसी जगह की जनसंख्या 5,000 है तो वहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, और अगर मान लीजिए किसी की जनसंख्या 50,000 से कम है, कहीं किसी जगह की जनसंख्या अगर 50,000 से कम है तो वहाँ पर 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। 50,000 से कम होने पर 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु वो जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 25 से अधिक नहीं हो सकते।
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो 25 से अधिक नहीं होगी, 10 से 25 के बीच में निर्वाचन क्षेत्र होंगे और जनसंख्या होगी 5,000 से 50,000 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव के बारे में। तो चुनाव के बारे में देखते हैं कि सदस्यों का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट वोटिंग से होगा। डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कंफ्यूज करने वाली बात है और क्वेश्चन में पूछे जाने वाली, मतलब पूछा जा सकता है पेपर में इस बारे में कि अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, कैसे होता है। तो आप इसको ध्यान देंगे कि इसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है वो सदस्यों द्वारा होता है। मतलब आप समझो इसको कि पहले आप और हम जाकर सदस्यों को चुन लेंगे, मतलब सदस्य चुन लिए जाएंगे, सदस्य चुने जाएंगे आप और हमारे द्वारा, और फिर ये जो सदस्य है ये आपस में वोटिंग करेंगे और फिर एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। ये सदस्य आपस में वोटिंग करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इसमें वोटिंग जो है वो डायरेक्ट वोटिंग है सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि कैसे होगा। दूसरी बात आप देखिए कि कार्य इसके क्या है। कार्य भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिखे तो फिर भी पढ़ लेते हैं। कार्य है जनपद में स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पुल, बांध, मत्स्य पालन, महिला बाल विकास, युवा एवं महिला बाल विकास, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, आपदा, महामारी आदि, ये सब उसके काम है। अब हम लोग आते हैं जिला पंचायत पर। तो जिला पंचायत को देखते हैं। जिला पंचायत प्रणाली सबसे शीर्षस्थ स्थल है, शीर्षस्थ प्रणाली है। तीनों मतलब जो पंचायती राज स्तर है उसमें सबसे ऊपर पे कोई चीज़ है तो वो जिला पंचायत है। जिला पंचायतों की संख्या की बात करें तो 51 है, वैसे 52 हो चुकी है। और वार्डों की संख्या जो है इसमें 10 से 35 है। जनसंख्या यहाँ पे 50,000 से 5 लाख के बीच में है। मतलब यह है कि कहीं पर अगर 50,000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे 10 क्षेत्र होंगे और 35 से अधिक नहीं होंगे। वहाँ पे जो वार्ड निर्वाचन क्षेत्र जो होंगे या वार्ड जो होंगे वो 35 से अधिक नहीं होंगे। चुनाव में इसमें भी वही चीज़ें हैं जो सेम जनपद में होती है। चुनाव जो है इसमें संसद सदस्यों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है सदस्यों द्वारा होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत में सेम प्रोसीजर है। सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस तरीके से कार्य इसमें देखते हैं कि कार्य है जनपद की प्राप्त योजनाओं का समन्वय, सम्मेलन, जनपद से जो योजनाएं प्राप्त होगी उनका समन्वय करना, सम्मेलन करना, जनपद की सहायता करना, परिवार नियोजन, रोजगार योजनाएं, निराश्रितों, अशक्तों, युवाओं, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, खेल कूद की गतिविधियों का संचालन। ये आप याद रखिएगा कि थोड़ा हो सकता है कि पूछ सके कि परिवार नियोजन जो है वो किसके कार्य क्षेत्र में आएगा। तो आप उसमें लगाएंगे कि। तो दोस्तों इस तरीके से ही आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हमारा बच गया नगरीय निकाय के बारे में। तो ये हमारा ग्राम पंचायत वाला तो ख़त्म हो गया है। अब हमारा नगरीय निकाय का बचा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे साथ में बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।